भाई गुड मॉर्निंग है सबको। लवली लवली विंटर मॉर्निंग। बढ़िया बढ़िया माहौल, अच्छे अच्छे सिचुएशन में हम आज एटम्स का लेक्चर नंबर 2 लेने जा रहे हैं, जेई नीट का। सो लेट्स डू समथिंग दैट इज नॉट ओरिजिनली देयर इन द टेक्स्ट बुक, बट वी हैव गॉट इट इन आवर जेई नीट कोर्स। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्स-रेज। ऑलराइट, नाउ एक्स-रेज की शुरुआत हुई 1895 में। आई होप यू रिमेंबर विलियम रॉन्टजन, he discovered X-rays 1895 में। रॉन्टजन, मस्त नाम है, डिस्कवर्ड एक्स-रेज। ओके, एंड उनका ऑफिशियल प्रोडक्शन शुरू किया कूलिज ने। तो दिस इज अ कूलिज ट्यूब, इट्स एन इवैक्यूएटेड ट्यूब। ये सपेरे के बीन जैसा लग रहा है, बट लेट मी अश्योर यू उसका फंक्शनिंग इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट। ऑलराइट, सो दिस इज द कैथोड and it is given to high voltage, large potential difference, 20, 30, 40 kilovolt, 20 to 40 kilovolt, 1000, 40,000 volt। और वहां से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इस एनोड पे बॉम्बार्ड होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स आर बॉम्बार्डिंग ऑन दिस एनोड। C is the cathode, जहां से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एंड A is the anode, जिस पे वो बॉम्बार्ड होते हैं। एनोड इज मेड अप ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट, प्रेफरेबली मोलिब्डेनम, लाइक मोलिब्डेनम। एंड ये हाई स्पीड हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कैथोड में से निकल के जब एनोड पे बॉम्बार्ड होते हैं तो समथिंग हैपेंस, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस। एंड वहां से एक्स-रेज बाहर निकलते हैं इस ट्यूब में से। एक्स-रेज तब पता नहीं था, बट धीरे धीरे अंदाजा आया कि एक्स-रेज आर small wavelength high energy photons। photons मतलब electromagnetic radiations, high energy photons which are electromagnetic radiations। तो फिर एक्स-रे को स्थान मिला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। उसकी वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम लेट अस से नॉट वेरी रिजिड, बट 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक जाती है। इट जस्ट कम्स अबव अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट से कम वेवलेंथ है और गामा से ज्यादा है। सो करीबन 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के आसपास तक की वेवलेंथ लिमिट होती है उसकी। एंड व्हेन यू सी द स्पेक्ट्रम, द एक्स-रे स्पेक्ट्रम इट इज कॉल्ड, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। This part is called continuous spectrum, because it's a continuous line, and सबसे कम wavelength जो ये है, it is called lambda minimum। सबसे कम wavelength is lambda minimum, and these 2 spikes, they constitute what is called the characteristic spectrum। they constitute the characteristic spectrum, and इसको कहते हैं K alpha, इसको कहते हैं K beta। ऑलराइट, तो अब ये क्या सीन सपाटा है, ये दोनों स्पेक्ट्रम अलग अलग क्यों है, एंड ये लैम्ब्डा मिन का इक्वेशन क्या हो सकता है, ये के अल्फा के बीटा क्या इंडिकेट करते हैं। लेट अस हैव अ लुक। अच्छा, एनी क्वेश्चन सो फार? लेट मी टेल यू, दिस इज एन इवैक्यूएटेड ट्यूब। या, एनी क्वेश्चंस? नन सो फार? ओके, इट्स अ वेरी लवली आइडिया जो ये एक्स-रेज का होता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम टू यू। नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, ये जो इलेक्ट्रॉन्स बॉम्बार्ड करते हैं एलिमेंट को, दीज आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, एंड ये इलेक्ट्रॉन्स जब बॉम्बार्ड करते हैं इन एटम्स को, मोलिब्डेनम के एनोड के एटम्स को, वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। You might as well imagine this idea कि एनोड के बहुत सारे एटम्स बैठे हैं, ओके, दे आर एट रेस्ट, एंड यहां से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आया, गया अंदर, घुसा एलिमेंट में, पहले एक एटम को बॉम्बार्ड किया, थोड़ी एनर्जी उसको दिया, फिर दूसरे एटम को बॉम्बार्ड किया, थोड़ी एनर्जी उसको दिया, तीसरे को बॉम्बार्ड किया, चौथे को बॉम्बार्ड किया, और पांचवें को बॉम्बार्ड करके फाइनली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो गई।
नाउ जब उसने 1 को बॉम्बार्ड किया, 2, दीज आर एटम्स, 1 2 3 4 5, तो जब उसने थोड़ी एनर्जी 1 को दी, 1 वेंट इनटू एक्साइटेड स्टेट. सिमिलरली थोड़ी एनर्जी 2 को दी, 2 वेंट इनटू एक्साइटेड स्टेट, 3 वेंट इनटू, 4 वेंट इनटू, 5 वेंट इनटू एक्साइटेड स्टेट. But you know, nothing can stay in an excited state forever. So when one came down from its excited state, we have already seen this in the Bohr idea, it emitted a photon. Similarly, जब 2 उतरा, उसने photon emit किया, 3 ने photon emit किया. As a result, 1 2 3 4 5, वो जो सारे excited state से नीचे उतरे, they all emitted photons of various wavelengths. ये तो 5 दिखाए मैंने, ऐसे तो 50,000 होंगे. तो वो 50,000 एटम्स जब वेवलेंथ एमिट करते हैं, वो सब कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है. इट फॉर्म्स अ सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूअस वेवलेंथ. सो दैट इज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. ओके, सो दैट इज दिस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. व्हेन द एटम्स व्हिच हैव रिसीव्ड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन, they go into excited, and when they come back down, they emit this type of frequencies, this type of wavelengths. That is why it is called continuous. अब ये लैम्बडा मीन का राज क्या है? लैम्बडा मीन का राज, ओके, पहले मैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का लिख दूं. When an energetic electron bombards a number of atoms, sending them into excited states. These atoms then come down, then come to ground state, उनके जो भी ओरिजिनल स्टेट हो, ground state, thereby emitting a series of wavelengths, and this is the continuous spectrum. तो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन उसके लिए. एंड एज आई सेड, लैम्बडा मिन, भाई लैम्बडा मिन इज फॉर हेड ऑन कोलिजन. सर व्हाट डज दैट मीन? सपोज एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन घुसा अंदर एटम में, एंड किसी एक एटम के साथ, एलिमेंट में घुसा और किसी एक एटम के साथ हेड ऑन कोलाइड कर गया. बाय हेड ऑन कोलिजन आई मीन इस इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी इस एटम को मिल गई, सारी. पहले यू रिमेंबर इस वाले में बांट रहा था, थोड़ी इसको दी, थोड़ा उसको दिया, थोड़ा उसको दिया, थोड़ा उसको दिया, 5-6 आइटम को एक साथ एनर्जी थोड़ी 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 बांटा. पर यहां पे तो सारी एनर्जी एक को ही दे रहा है. एंड डू यू अग्री, ये सारी एनर्जी लेके दिस एटम विल गो इनटू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट, एंड जब वो वहां से रिटर्न आएगा, इट विल एमिट रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम वेवलेंथ. सर मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम वेवलेंथ कैसा? E is h nu या hc by लैम्बडा, तो एनर्जी और लैम्बडा इनवर्स है. एनर्जी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ मिनिमम होगी. सो दिस इज व्हाट इज हेड ऑन कोलिजन, दिस इज लैम्बडा मीन. व्हेन इलेक्ट्रॉन collides head on with an atom, it gives all its energy. Let me take this off now. It gives all its energy to that atom, thereby sending it into the maximum possible excited state. Thereby it gives the atom, it gives all its energy to the atom, sending it into maximum possible excited state. When the atom comes back to ground state, to its original state, it emits radiation having maximum energy. This is a key word, radiation having maximum energy and minimum wavelength. This is your idea of लैम्बडा मिन. एंड अब लैम्बडा मिन का इक्वेशन फाइंड करना है. भाई आपको तो पता ही है, इफ एन इलेक्ट्रॉन, a charge q is accelerated by a potential difference v, how much energy will it gain? How much kinetic energy will it gain? qv. All right,
एनर्जी इज व्हाट एच सी बाय लैम्बडा मिन इज इक्वल टू चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन का ईवी, लैम्बडा मिन को ऊपर वी को नीचे, सो यू गेट व्हाट, सो लैम्बडा मिन is hc by ev where v is the potential difference and I think हमने ड्यूअल नेचर में hc by e की वैल्यू को जाना था 12,375, you remember 12,375, you know hc by e upon v in volt and this would be in angstrom. This will go a long way. ये वोल्टेज आपको पता हो तो लैम्बडा मिन फाइंड करने के लिए सीधा 12 एच सी बाई इज 12,375 एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, तो आप इसको यूज करें और मैटर को क्लोज करें. इज दिस एग्रीएबल? कोई शक इसमें? नो प्रॉब्लम्स? ओके, तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. एंड नाउ लेट्स गो ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम. वो स्पाइक क्या थी, वो स्पाइक्स कहां आती है सर? आती, दिखाता हूं मैं आपको मस्त. यू नो कभी कभी क्या होता है कि ये जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, इट समटाइम्स पेनिट्रेट्स डीप इनसाइड द एटम, यू नो रियली डीप. एंड व्हेन आई से रियली डीप, यू नो n इक्वल टू 1 शेल तक कभी कभी पहुंच जाता है. एंड हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जब वो n इक्वल टू 1 ऑर्बिट में पहुंचता है, जिसको k शेल कहते हैं, आई एम श्योर केमिस्ट्री में उसको k शेल कहते हैं, it knocks out an electron from that shell and as a result a vacancy is created. Let's see how that happens. So characteristic spectrum. So what about characteristic spectrum? When an electron, when an energetic electron, when a highly energetic electron goes deep inside an atom, it knocks out an electron from n equal to 1 orbit. Let me show that to you. ये आपका न्यूक्लियस है, दिस इज योर n equal to 1 orbit. ये वो इलेक्ट्रॉन्स है, ये n equal to 2 orbit. I'm not making all the electrons. And ये n equal to 3 orbit. I'm just so sometimes what happens, electron घुसा और यहां पे इसको स्ट्राइक किया और ठप करके निकाल दिया इसको. It has knocked out this electron. तो ये इलेक्ट्रॉन की जो जगह है ना, वहां पे एक वेकेंसी क्रिएट हो गई है. ओरिजिनली यहां पे इलेक्ट्रॉन था, बट ये हाईली एनर्जेटिक ने इस इलेक्ट्रॉन को ठक निकाल दिया, नॉक्ड इट आउट ऑफ दिस यू नो पोजीशन, और यहां पे एक वेकेंसी क्रिएट हो गई n इक्वल टू 1 के ऑर्बिट में. अब ये n इक्वल टू 2 वाला इलेक्ट्रॉन देख रहा है. यू नो दिस सच अ वेकेंसी, लेट मी टेल यू, इज कॉल्ड a hole. Have you heard this term before? Hole? Yes, sir. Very good. Chemistry में सुना? कहाँ सुना? हाँ sir, chemistry. Very good. So this is a vacancy of an electron. खड्डा है खाली. This is called a hole. Okay. Now this electron नजर गड़ाए बैठा है कि अरे वाह वाह वाह, होल क्रिएट हो चुका है भाई साहब. एंड इस इलेक्ट्रॉन का परम धर्म है खाली होल को भरना. बराबर, हर इलेक्ट्रॉन का परम धर्म है खाली होल को भरना. सो व्हाट हैपेंस इज दैट दिस इलेक्ट्रॉन विल लीव दिस ऑर्बिट एंड जंप इनटू दिस होल. यू नो फ्रॉम n इक्वल टू 2 के शेल में से ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इस वेकेंसी को, इस होल को भरेगा. एंड आई थिंक एवरीबडी नोज कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, do you agree it emits radiation, electromagnetic radiation? So if electron goes from n equal to 2 to n equal to 1, 2 से 1 तक वो जाता है, this radiation is called K alpha radiation. Now sometimes it might also happen
कि 2 वाला जंप करे उससे पहले 3 वाला नजदीक है. लेट मी शो यू 3 वाला हियर समवेयर. 3 वाला थोड़ा नजदीक है. अरे तब तू क्या जंप करेगा, मैं जंप कर लेता हूं. कैन यू सी 3 वाला इलेक्ट्रॉन 2 जंप करे उससे पहले 3 वाले ने जंप कर दिया. तो अगर 3 से 1 में जाता है तो इट इज कॉल्ड के बीटा रेडिएशन. सो ये एक्चुअली होल भरण की प्रक्रिया है और कुछ नहीं है. ये सारे इलेक्ट्रॉन को एक ही काम है लाइफ में, घूमते जाओ होल भरते जाओ. तो जैसे ही होल क्रिएट हुआ ये 2 वाला इलेक्ट्रॉन हो सकता है जंप कर जाए. सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2 जंप्स टू 1 इट गिव्स राइज टू के अल्फा रेडिएशन. समटाइम्स 2 to 1 might not happen, 3 to 1 might happen. So when electron jumps from 3 to 1 it gives rise to K beta radiation. Wow. So this is the secret behind K alpha and K beta radiations. Alright, so it was lovely. आगे बढ़ जाते हैं. तो अब सारी बातें क्लियर हो गई. K alpha K beta क्या है. Let me talk about K alpha. भाई हमने ये रिमेंबर वो बामर लाइमन पास्चन वो सब देखा था. तो दिस वाज द सिनारियो. I'm just going a little, I'm digressing a little bit here, but it is required. अगर 2 में से 1 में जंप करे, 2 से 1 में जंप करे, तो that is called K alpha radiation. 3 से 1 में जंप करे तो it is called K beta radiation. 4 से 1 में जंप करे is called K gamma radiation. भाई सिमिलरली, एकदम सिमिलरली, अगर कुछ ऐसा सेटिंग हो जाए कि 2 वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाए और 3 वाला जंप कर जाए, तो 3 से अगर 2 में जंप करे तो इट इज कॉल्ड एल अल्फा. 4 से 2 में जंप करे इट इज कॉल्ड एल बीटा. तो मैं और भी बना सकता हूं पर उसका कोई मतलब नहीं है. सो दिस इज हाउ द एंटायर थिंग वर्क्स. बिकॉज आई थिंक इन केमिस्ट्री n equal to 1 is called K shell. Correct me if I am wrong. This is K shell, right? N equal to 2 is called L shell. This is M shell. This is N shell. Am I correct so far? Yes, sir. आप जितना केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ा मैं, पर जितना पढ़ा उतना सही पढ़ा. तो दिस इज K shell, दिस इज L shell. दैट इज वाई जो भी 1 तक आते हैं रेडिएशंस उनको K का नाम दिया गया. जो भी L तक आते उनको 2 तक आते उनको L का नाम दिया गया. उसी तरह 3 तक आते हुए को M का नाम देंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऑलराइट, सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड K alpha रेडिएशंस. अब K alpha रेडिएशंस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया. व्हाई इज दिस सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज जब ये सब देखा गया तब इतनी सारी एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुई थी. एलिमेंट्स वर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड. And there was already a periodic table which was given by Mendeleev. I'm sure you've heard about that. I think the first periodic table was given by Mendeleev, Gregor Mendeleev, I think. And in that periodic table, he classified elements based on their atomic mass. Okay, so in the first periodic table, elements were classified based on their atomic masses. Then came this guy Moseley. And Moseley he was the first guy to say elements shouldn't be classified on the basis of atomic masses. They should be classified based on atomic what? Numbers. अब Moseley ने ऐसा क्यों कहा? Moseley ने ऐसा क्यों कहा, यह जानने के लिए हमको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा. What Moseley did was, उन्होंने सारी एलिमेंट्स लिया और उन सब एलिमेंट्स का K अल्फा रेडिएशन फाइंड आउट करने की कोशिश करी. एंड वो करने के बाद जब K अल्फा रेडिएशन उनके फाइंड हो गए तो ही ट्राइड टू मेक अ ग्राफ. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, आई डोंट थिंक यू नो दिस. Moseley studied the K alpha radiation of all elements. Let me write this first. Moseley, I think the year was 1914, studied the K alpha radiations of all elements
एंड ये जो के अल्फा रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी आई, ही प्लॉटेड अ ग्राफ of the root of frequency, square root of frequency, square लिख देते हैं, नहीं तो बोले कौन सा रूट, square root of frequency versus the atomic numbers of the elements. Atomic number is called Z of the elements. And you will be surprised. ग्राफ कैसा था दिखाऊं आपको? This is atomic number Z. This is root of frequency नो, एंड ग्राफ कुछ ऐसा था, समथिंग लाइक दिस. इट वॉज अ स्ट्रेट लाइन. एक्चुअली सारी एलिमेंट्स कोई पूरी स्ट्रेट लाइन पे नहीं लाई करती थी, कुछ इधर कुछ उधर, बट इस स्ट्रेट लाइन के इर्द गिर्द सारी एलिमेंट्स लाई करने लगी. ओ माय गॉड. सो ये ग्राफ देख के मोजले ने यही सोचा कि एलिमेंट्स which have near atomic numbers, their properties will also be similar. So elements should be classified not on the basis of their atomic masses, but on the basis of their atomic numbers. And that is why this graph came to be about. And we won't go into the derivation of this graph or anything. Actually, there is no derivation. But we are going to combine the idea of Bohr and the idea of Moseley, and I'm going to give you an equation which will work out in the long term. So the equation concerning this is root of frequency is equal to A into Z minus B. So here usually we take B as 1. So root of frequency is equal to A into Z minus 1. And as you can see, compare this with Y is equal to mx plus C. Don't you agree it's a straight line? So root of frequency versus Z is a straight line. Okay, तो इसका derivation नहीं है हमको. And this is the idea that goes about into K alpha radiations. If you are so inclined, you know, हम बोर का आइडिया यूज करके के अल्फा रेडिएशन को थोड़ा डिराइव कर सकते हैं. नाउ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अकॉर्डिंग टू बोर. अच्छा, मैं आपके लिए डिराइव कर ही लेता हूं. डू यू अग्री के अल्फा रेडिएशन इज फ्रॉम 2 to 1. सो E इज इक्वल टू, ये जो फ्रीक्वेंसी मिली h नो इज इक्वल टू माइनस m e रेज टू 4 over 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर. याद आती है उसकी? और यहां पे आई थिंक मैंने आपको इक्वेशन दिया था कि एनर्जी इज माइनस m z स्क्वायर e रेज टू 4 ओवर 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर. z था, तो यहां पे अपने को z लेना पड़ेगा, पर यहां पे मैं z नहीं लूंगा, मैं लूंगा z माइनस 1. सर ये काहे z माइनस 1? ये हम डीप उतरते जा रहे हैं चीजों में, बट लेट मी टेल यू. पहले इसको लिख दूं 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर. ओके, सो shouldn't it be z? Why have you written z minus 1? बाकी सब कुछ वही है, बस ये z की जगह मैंने z minus 1 लिखा है. This is called screening effect. Now what is screening effect, sir? Okay, can I take this off now? Can I take off Moseley? Very good. Moseley तो चले गए, अपने को छोड़ गए ग्राफ और लाइन के साथ. अच्छा, this is called screening effect. What does it mean by screening effect? मैं आपको दिखाता हूं. सीन ये है कि ये एलिमेंट है. अगर एटॉमिक नंबर Z है एलिमेंट का, तो कितने प्रोटॉन होंगे अंदर साहब? यहां पे Z. So what will be the net positive charge? प्लस ZE. ये एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पे से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है जी, वो नॉकआउट कर दिया उसने. ये K शेल है, ये L शेल है और उसके भतेरे इलेक्ट्रॉन्स. What I'm going to do is I'm going to consider a Gaussian surface here somewhere.
This is my imaginary surface. First things first, ये ब्लू कलर की जो गॉसियन सरफेस है, what is the net charge enclosed by the Gaussian surface? Be careful. What is the net charge? So, इस ब्लू कलर की गॉसियन सरफेस में what is the net charge if you are looking closely? प्लस ZE पॉजिटिव चार्ज, एंड यहां तो है ही नहीं, ये तो वैकेंसी हो गई, होल हो गया, माइनस E. So if you go to check this out, how much is this? Isn't this Z minus 1 into E? Fair enough, this is okay. This is called screening effect. तो कोई भी चीज को इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज दिखाई देगा? Z minus 1 into E. So what is the effective atomic number now? Z minus 1. Okay, so that is the prime reason why मैंने यहां पे Z नहीं बल्कि Z minus 1 लिखा हुआ है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, एंड एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह से प्लस ZE minus E, net charge is Z minus 1 into E, so effective atomic number becomes Z minus 1. and as a result, बाकी सब तो आपको पता ही है, you know, me raised to 4. किसी को वो रिडबर्ग कांस्टेंट की इक्वेशन याद है? एनीबॉडी? यम्मी रेस टू 4 ओवर 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर चा क्यूब, याद है चा क्यूब? यहां से एक C और यहां से एक H यहां पे ले लूं तो यम्मी रेस टू 4 ओवर 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर H स्क्वायर क्या बन जाता है? RCH. RCB नहीं है, RCH. आई एम टेकिंग दिस ऑफ बिकॉज मेरे को इस इक्वेशन को, इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाना. लेट मी डू दैट इन अ जिफी. I'll do that in a jiffy. Ting 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 ting. Okay, so yummy raised to 4, ये वाला जो आइटम है, just stay with me यार, I'm just completing it. Yummy raised to 4 over 8 epsilon 0 square H square, H cube नहीं चाचा, H square is RCH. तो how much? तो H nu is equal to yummy raised to 4 over 8 epsilon 0 square H square, which is RCH into Z minus 1 the whole square, and that would be how much? 1 upon 1 minus 1 upon 4. Wouldn't that be 3 by 4? Okay, ये ठीक है? We are good people? Yes. Okay, so H nu, ये H काट सकते हैं ना एक्चुअली? 3RC, मैंने HH काटे डायला. 3RC by 4 Z minus 1 the whole square. Do you agree? RC all constant, everything is constant. So मैं रूट ले रहा हूं, रूट ऑफ नू is root of 3RC by 4 into Z minus 1. इस पूरी चीज को, ये कांस्टेंट है, मैं A बता देता हूं, तो रूट ऑफ नू इज A into Z minus 1. अल्लाह रे अल्लाह, इक्वेशन अल्लाह, बराबर. सो हियर A, which is root of 3RC by 4, is a big fat constant. Is this agreeable? Any doubt so far? बराबर. तुमको ये सब कुछ याद नहीं रखने का, कुछ भी याद नहीं रखने का, सिर्फ ये याद रखने का, बराबर. सो ये या ये यूजुअली B1 होता है, तो ये याद रखो, वो ज्यादा अच्छा है. इसको यूज करके मैं SP29 और SP30 करने जा रहा हूं. सो स्टे विथ मी. मैं आपको SP29 SP30 दिखा देता हूं. दैट इज, आई डोंट नो विच पेज नंबर. भाई आपने वो लैम्बडा मीन का इक्वेशन जॉट डाउन कर डाला. लैम्बडा मीन इज HC by EV. V वोल्टेज था. I want you to jot this down also. Please do that so that we can proceed. Okay, I'm moving. Very lovely stuff.
एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. आई एम श्योर यू नो मोजले ने ये आइडिया डेवलप किया एंड आई थिंक ही डेवलप द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इजंट इट, जिसमें सारी एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स यू नो क्लासिफाई हुई. एंड उसके बाद जो नई नई एलिमेंट्स आई, यू नो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, उन सबको भी यही चीज के साथ उसने के अल्फा रेडिएशन निकाला एंड उनके एटॉमिक नंबर्स को प्रिडिक्ट किया. सो दिस वाज लवली. बहुत ही बढ़िया चीज करी इन्होंने मोजले ने एंड महान हो गए. तो तुम भी काम करो और महान हो जाओ. सो sp29, व्हाट डज इट से? शुड वी यूज a new blue? I'm using a new blue. Okay, I got a new blue on the rocks. Okay, find the cutoff wavelength. जो lambda min है ना, उसे cutoff wavelength भी कहा जाता है, minimum wavelength भी कहा जाता है, threshold wavelength भी कहा जाता है. So don't get confused by the various terms. Lambda min चाहिए. For continuous X-rays coming from an X-ray tube operating at 40 kilovolt. 40 kilovolt, that 40,000 volt. Okay, तो हमारे पास लैम्बडा मिन का इक्वेशन है. कट ऑफ वेवलेंथ, आई होप यू हैव स्टार्टेड डूइंग इट. और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मैं उसका नाम बता देता हूं आपको. लैम्बडा मिन इज hc/ev, बट वी डोंट वांट टू फॉल इनटू दैट hc और सब कुछ. तो 12,375 यहां एंगस्ट्रॉम over V. V कितना है साहब? 40 ताउ. Now let's see how this works out. 40 ताउ. 1 2 3 4. 1 2 3 4. So this is finally 1.2/4 angstrom, and 1.2/4 is करीबन 0.3, isn't it? एंड तुमको 375 भी लेना है. बी माई गेस्ट यार. ओके चलो 375. 4 ले लू सर? 4 ले लो ना यार, 375 की जगह 4 ले लो. करीबन 0.31 आ जाएगा. 0.31 एंगस्ट्रॉम. चेक द आंसर प्लीज. इज दिस एग्रीएबल? sp30 ये भी इतना ही खुशनुमा है, बहुत ही बढ़िया. वो मोजले का इक्वेशन यूज करेगा. यूजिंग मोजलेस लॉ with b is equal to 1. अच्छा, उन्होंने बता ही दिया है कि b को 1 लेना है. कभी कभी बताते, कभी नहीं बताते. To find the frequency of k alpha X-rays of LA. What is LA? Lanthanum or lanthanium? What more? I don't know. So मैं Z1 is 57 ले रहा हूँ. If the frequency of k alpha X-rays of copper का Z2 कितना है? 29. कॉपर का उन्होंने nu2 दिया हुआ है. nu2 is 1.88 into 10 raised to 18 hertz. nu1 फाइंड करना है. ओके, तो as characteristic as it looks, we know according to Mosley LEY, यार क्या मोजले की भी पुंगी बजा. रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी is a into z-1. ओके, so lovely. तो रूट ऑफ nu1 is a into z1 minus 1 and root of nu2 is a into z2 minus 1. But I think I couldn't have written it easier myself. a कट चुका. z1 minus 1 over z2 minus 1. I think बगैर टाइम वेस्ट करे z1 57 minus 1, z2 29 minus 1. I think anybody can look at this, and this is 56 and this is 28. By 56 by 28 is how much, yeah? And let me square both sides. So nu1 by nu2 is 4. So nu1 is 4 times nu2. I got nu2 out here. 4 into 1.88 into 10 raised to 18. करीबन 8 से कम होना है. 8 4 ये 10 raised to 18 तो यहीं पे आ चुका है. 8 4 32, 8 4 32 35, 7.52 करीबन. Check it out please. Into 10 raised to 18. Is that true? Is that true? Yes, absolutely sir. So 7.52 into 10 raised to 18 hertz is your answer. Alright.
तो अब sp12 क्या कहता है, कंसेप्चुअल चीज है ये. इट says that a moving hydrogen atom makes a head-on collision with a stationary hydrogen atom. तो ये जो moving hydrogen atom, let's call it 1, and this is like stationary. ये इसकी velocity 0 है. This is the status before the collision. And फिर क्या होता है जी? Before collision, both atoms are in ground state, and after collision, they move together. Okie dokie. ये 1 और 2 संगे संगे move कर रहे हैं. Let us call it V dash. And what else? What is the minimum value of kinetic energy of the moving hydrogen atom? Let's call its kinetic energy K. All right. Such that one of the atoms reaches one of the excitation states. Okay. ठीक है. भाई सबसे पहले ये समझो. कोई भी टाइप का collision हो, I hope you remember the total linear momentum is always conserved. So here total linear momentum is conserved. That means momentum before collision pi is equal to momentum after collision. Now they want everything in terms of what do you call it, kinetic energies. तो मैं क्योंकि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी k डैश कर रहा हूं. डू यू नो इक्वेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m. तो व्हाट इज मोमेंटम? इजंट इट रूट ऑफ 2km? बराबर है. इनिशियली इसका ही है क्योंकि इसका तो 0 है. सो रूट ऑफ 2km प्लस 0 इज रूट ऑफ. अब ये टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई महाराज? 2k डैश और मास कितना है? 2m. इज दिस एब्सोल्युटली एग्रीएबल? कोई शक भाई साहब? कोई शक? No, sir. यू आर श्योर? यू आर श्योर? एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं? कुछ मिसिंग तो नहीं है? अरे यार शिट. ट्वाइस इंटू 2k डैश इंटू 2m. हाँ ना. अब यहां पे काटम काटी खेलेंगे. नहीं, अपना ओरिजिनली ठीक था ना? हाँ ना, क्योंकि हमने मास 2 ले लिया है तो काइनेटिक एनर्जी तो एक ही होगी ना, 2 थोड़ी होगी. बराबर है? हाँ पहले वाला ही बराबर है. सही है, सही है. क्योंकि मैं भी सोचू ये दूसरा 2 कहां से आया रे. काटा काटी खेलेंगे. तो रूट ऑफ k इज रूट ऑफ 2k डैश. भाई स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स तो k इज 2k डैश. तो उसके बाद हमको k डैश मिलेगा. देयरफॉर हाउ मच इज k डैश? k बाई 2. मतलब इनिशियली पहले की एनर्जी कितनी थी k, और अब बाद में कोलिजन के बाद 1 की एनर्जी कितनी हो गई? k डैश. कितना चेंज हुआ एनर्जी में? चेंज इन एनर्जी ऑफ एटम 1. कितना कितना? टेल मी. ओरिजिनल कितना था k, अब नया कितना है पहले वाले का? k डैश. k डैश है मेरे पास k बाई 2. सो k माइनस k बाई 2. आई नो इट इज k बाई 2. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, shouldn't this much energy be equal to, अच्छा सपोज ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी होती है? -13.6. एंड दे हैव टोल्ड मी कि एक आध एटम है ना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक पहुंचना चाहिए. फर्स्ट एक्साइटेड, इसका एनर्जी कितना होता है? 3.4. भाई यहां से यहां तक जाने में कितनी एनर्जी चाहिए? 10.2. पीपल, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी -13.6 एंड फर्स्ट एक्साइटेड की -3.4. हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू दिस एटम सो दैट इट गोज फ्रॉम हियर टू हियर? 10.2 eV मिनिमम. Yes, sir. Okay, so minimum energy required to reach an excited level. कोई भी फिलहाल मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ही पकड़ रहा हूं. 10.2 क्योंकि मिनिमम की बात करिए. देयरफॉर
delta E, which is K by 2, is 10.2 eV. So how much should be K? 2 into 10.2, how much should it be? So the minimum kinetic energy of the first atom should be 20.4 eV so that it reaches one of the excited states. Is this agreeable, people? Okay, कोई शक? Okay. मैं करने जा रहा हूं एग्जाम्पल 1. ओके, एग्जाम्पल 1 भी मस्त है, एकदम सारे मस्त ही है, गंदा कोई है ही नहीं, अपने यहां गंदे होते नहीं. ओके, आई एम श्योर यू आर लुकिंग एट एग्जाम्पल नंबर 1. Example 1. What does it say? It says a hydrogen-like atom of atomic number Z. Okay, atomic number has Z. Is in an excited state of quantum number 2n. Okay, initial quantum number is 2n, and it can emit a maximum energy photon of 204 eV. भाई मैक्सिमम एनर्जी तभी हो सकती है ना जब एक्साइटेड से ग्राउंड में आ जाए. So maximum energy will be from excited to ground. So delta E1 will be E2n minus E1, ground state में आ गया, और कितना एनर्जी दे रहा है? 204 eV. इक्वेशन नंबर 1. और क्या कहता है? If it makes a transition to quantum number n, a photon of energy 40.8 eV is emitted. Okay, so delta E2 जब वो 2n से n में आता है, कितने का है? 40.8. Equations will help us out. EV, what is required? Find n, z and ground state energy. n find करना है, z find करना है, and E1 ground state energy find करनी है. एक और भी बात भी पूछी है उन्होंने. Also calculate minimum energy that can be emitted by this atom during excitation. Ground state energy of hydrogen atom is 13.6 eV. वो सब बाद में देखेंगे. पहले फिलहाल अपना फोकस इन दोनों पे करते हैं. आई एम श्योर एनर्जी का इक्वेशन याद होगा. -mz² e⁴/8ε0² h²n². डोंट वरी, ये पूरा नहीं यूज करवाऊंगा मैं. ये m e⁴/8ε0² h² 13.6 हुआ करता था भाई, याद है ना? तो मैं पहले वाले में इसको डाल रहा हूं, आप रहिए मेरे साथ, बने रहिए. -13.6 z² ओवर ये कितना है? 2n द होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 13.6 z² बाय n कितना लेने का है? 1 स्क्वायर इज 204. इक्वेशन देखिए जरा, गौर फरमाइए. तो ये 13.6 z² जो है वो बाहर आ गया. पब्लिक यही सोचने लगती है, सर इसमें तो कुछ हो नहीं रहा है. पहले कर तो सही बेटा. 1/1 माइनस 1/4n². सो करोगे नहीं तब तक होगा कैसे श्रीमान? नीचे 4n², यहां 4n² माइनस 1. आई थिंक आई विल कॉल दिस, आई एम नॉट लुकिंग एट एनी कटिंग राइट नाउ, देखेंगे पहले क्या होता. आई विल कॉल दिस इक्वेशन 3. एंड सिमिलरली हियर E2n minus En, यही इक्वेशन सेम टू सेम, -13.6 z² बाय 2n द होल स्क्वायर प्लस 13.6. आपको पता चलेगा ना प्लस कहां से आया करके? आई होप यू अंडरस्टैंड प्लस कहां से आया. चलो अच्छी बात, माइनस माइनस से प्लस हुआ है. तो आपने देखा फिर से 13.6 z² बाहर आया हुआ. दिस इज 1/n² माइनस 1/4n². खुशी की एक लहर दौड़ जाती है जब आंसर की खुशबू कहीं ना कहीं से आ जाती है. वाह वाह, क्या बात है. 4 यहां, 4 यहां, 4 - 1. आई थिंक आई शुड डिनोट दिस एज माई इक्वेशन नंबर 4. सर आपको आंसर की खुशबू कहां से आई? जब मैंने 3 और 4 को डिवाइड किया,
क्या क्या कटा? 13.6 जेड स्क्वायर, 13.6 जेड स्क्वायर कट गया, 4n स्क्वायर कट गया, एंड ये एक इक्वेशन के साथ मुझे एडिट करने का भावना आया है. कैन आई टेक दिस ऑल ऑफ नाउ? आई विल हैव टू एडिट. ओके, अब बाकी की बातें तो नॉर्मल होंगी, स्टैंडर्ड स्टफ. डिवाइड करना है, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों का मूल मंत्र. सो डिवाइड 3 and 4, एंड ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, तो 4n स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3 इज 204 बाय 40.8. भाई यहीं से दिख रहा है मेरे को ये 204 है और ये 408 है. दिखाई दे रहा है आपको? आई होप यू आर लुकिंग एट इट. 204 है और ये 408 है, तो 408 हाउ मेनी 204 होता होगा? आप मेरे को बताओ. इफ यू आर नॉट रियली गुड एट दिस कैलकुलेशन, सो 2 और ये 10 ऊपर चढ़ गया, 5 आई थिंक 5 कैन बी द आंसर. ऑलराइट, ये बड़ी, ये 3 यहां पे, तो 4n स्क्वायर माइनस 1 इज 15, एंड 15 प्लस 1 इज, एंड सो n स्क्वायर इज 16 by 4 which is 4. वाओ, n मिल चुका है साहब, n मिल चुका है. n मिला है अपने को 2, और अब क्या दो? अब इसमें ही डाल दो, 4 में ही डाल दो. पुट n in 4. तो क्या है, आसानी नाल z स्क्वायर मिल जाना. 3 ओवर n को मैं 2 लगा रहा हूं, 2 का स्क्वायर इज 4, तो दिस इज 16 एंड दिस इज 40.8. तो कैसे करेंगे? आई थिंक 3 से कटेगा ये, है ना. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 13.6 कट गया. चाचा, अरे ओ चाचा, देख रहे हो? तो z स्क्वायर 16 आया, तो z इक्वल टू 4 आ चुका है. चलो भाई, सब मिल गया है. एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात करी थी उन्होंने मुझसे, मुझे याद है वादा. ग्राउंड स्टेट एनर्जी डिमांड थी उनकी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी फाइंड करो. अच्छा, उसके लिए En इज माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. तो E1 जगह की थोड़ी सी तंगी के कारण 4 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर. ग्राउंड स्टेट में n इक्वल टू 1 होता ना. 13.6 इंटू 16 जरा फाइंड करें कितना होता है. मैं इसको उड़ाने जा रहा हूं. 13.6 इंटू 16, 200 समथिंग शायद, करीबन करीबन. नहीं तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर दो जरा. 217.6. 217.6. Is that a true answer? I need someone to say yes. I would trust him, but is it 217.6 agreeable? Sure? No sir, yes sir. Yes, sir. Okay. ओके, तो ग्राउंड स्टेट भी मिल चुका है. अब वो लास्ट वाली बात पे फोकस करते. क्या पूछा था उन्होंने? ऑल्सो कैलकुलेट मिनिमम एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड बाय दिस एटम ड्यूरिंग एक्साइटेशन. मैक्सिमम एनर्जी तभी एमिट कर सकता है जब वो ग्राउंड स्टेट तक आए. मिनिमम एनर्जी तभी एमिट करेगा जब वो एकदम प्रोसीडिंग स्टेट पे जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, ये पहले 2n वाला था ना, ये 2n वाला स्टेट था, तो ये 2n मतलब कितना हुआ? 2 2 जा 4, तो ये 2n माइनस 1 स्टेट है विच इज 3. यहां से यहां तक आएगा ना, तो मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम वेवलेंथ. याद है हमने लाइमन बार्मर पास्चन में ये देखा था कि जब प्रोसीडिंग में से आता है तो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है. मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी. So this is E4 and this is E3. So minimum energy is when electron goes from 2n to 2n minus 1. That is from 4 to 3. So jaldi jaldi jaldi
E4 माइनस E3, 13.6 Z² जो है उसको बाहर ही ले रहे हैं, एंड 1/3² माइनस 1/4², ये अपने को इसने बताया था ना 217.6 ये Z² के साथ, एंड 1/9 माइनस 1/16, सो 16 minus 9 is how much? 7? Over 9 into 16. अपने को इसको वर्कआउट करना पड़ेगा 16 और 9 का, ये 16 का था ये मस्त एकदम 13.6 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 16, वाह, तो ये 16 उड़ जाएगा और यहां क्या बच जाएगा 13.6, so 13.6 into 7/9, what does it say, how much? 7/9, 9 में से जाएगा 9 1s are 9, 9 4s are 9, 9 5s are 45, so करीबन 1.5 into 7, 13.5 के आसपास करीबन, देखो तो करीबन 15 7 से 105 होता है यार, 10.5 के आसपास, Is it? Yes, sir. 10.5. करीबन करीबन। वाह, मस्त सेटिंग मार दिया पूरा। ये 16 मेरे को अचानक याद आया तो 16 कट गया, 13.6 इंटू 7 डिवाइड बाय 9, मस्त करीबन 10.5 ईवी आंसर आ चुका है। ओके, राउंड 2 का 5 कमिंग अप। ये भी कुछ एक्सरेज की बात कर रहा है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एन एक्सरे ट्यूब विद अ कॉपर टारगेट एमिट्स के अल्फा लाइन। के अल्फा लाइन का वेवलेंथ कितना है? 1.5 एंगस्ट्रॉम। ओके, व्हाट शुड बी द मिनिमम वोल्टेज, वोल्टेज मांग रहे, थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स नीड टू बी एक्सेलरेटेड टू प्रोड्यूस दिस वेवलेंथ। ओह माय गॉड, एकदम मस्त है ये। सो वी नो, आई एम श्योर यू आर डूइंग दिस विथ मी, लैम्बडा या E इज इक्वल टू HC बाय लैम्बडा इज इक्वल टू EV। मुझे वोल्टेज चाहिए V, तो दिस इज HC बाय E लैम्बडा। यू थिंक यू कैन मैनेज दिस? HC बाय E, एवरीबडी नोज दिस, 12/375 एंगस्ट्रॉम बाय, वाह, एंगस्ट्रॉम कट जाना है, ये वोल्ट में आएगा आंसर। सो 12/375 बाय 1.5, क्या करें, तो एक जीरो आगे ले लेता हूं, 12,375 अपॉन 15, एंड 15 8s are 120, this becomes 3, 15 2s are 30, this becomes 7, करीबन 8 to 15 5 are 75, करीबन 8250 वोल्ट, करीबन नॉट टू बी वेरी सार्कास्टिक, करीबन 8250, एकदम मस्त था, इजी था, कोई दिक्कत नहीं। मैं देख रहा हूं राउंड 2 का 40, इसी ऑन द सेम वेन, राउंड 2 का 40। What does it say? When a hydrogen atom emits a photon in going from n equal to 5 to n equal to 1, okay, its recoil speed is, ले भाई recoil speed कहां से आई बीच में? अच्छा भाई पीपल, सीन ये बताया उन्होंने कि n equal to 5 से इलेक्ट्रॉन n equal to 1 में आ रहा है, and they need you to find the recoil speed of that. Now you will have to use Bohr's second idea, you know, according to Bohr, and I go to equate it with angular momentum का equation. According to Bohr, you remember L is nh by 2 pi, बराबर, L is equal to nh by 2 pi, ये मुझे इस्तेमाल करना है, एंड मुझे एनर्जी के साथ स्पीड को इक्वेट करना पड़ेगा। L is equal to nh by 2 pi यूज करना है नहीं करना देखेंगे, चलो। नाउ change in energy is पर इससे मुझे क्या मिलेगा? एनर्जी के चेंज से मैं 5 से 1 में आया, एनर्जी का चेंज हुआ, एंड एनर्जी के चेंज से मोमेंटम में चेंज आया, एंड मोमेंटम के चेंज में से मोमेंटम इज mv। ओके, सो डेल्टा ई तुमको
ये याद होना चाहिए, E5 minus E1. And now also you remember momentum P is E by C. So this is delta E by C. And ये P की जगह मैं mv लगाऊंगा. So this is my modus operandi now. Let's see how this works out. मुझे वेलोसिटी चाहिए, मास को नीचे ले जाऊंगा मैं. So velocity is E5 minus E1 over m into C. 5 स्टेट का एनर्जी कितना हुआ करता था? आई थिंक -0.54 -0.54 minus 13.6. Don't forget this is EV upon mass into C. I think यहीं पे उठा के let us see क्या होता है. And so 13.6 minus 0.54, I think 13.06, isn't it? हाँ ना, EV को जूल में कन्वर्ट कर लिया भाई. मास इज हाउ मच? हाइड्रोजन एटम मतलब सिंगल प्रोटॉन 1.67 into 10 raised to minus 27 and C is 3 into 10 raised to 8. Okay, minus 27 plus 8 minus 19. Wow, है ना, -27 plus 8 minus 19. Yes, minus 19 गियो. 13, ये 1.6 भी गियो छोड़ना. 13.06 divided by 3. I think 0.4, 3 4s are नहीं 4 point something. 3 4s are 12, 3 3s are 9, 3 2s are 3 5s are 15. करीबन 4.35 जैसा आ रहा है. Yes, sir. करीबन. So velocity is 4.35 मित्रों पर सेकेंड. पहले मुझे लगा था, जब मैंने देखा तो मेरे को लगा एंगुलर मोमेंटम यूज करना होगा, पर एंगुलर मोमेंटम की जरूरत नहीं पड़ी. मैंने चेंज इन एनर्जी एंड मोमेंटम इज E by C करके ये वर्क आउट कर दिया. मोमेंटम इज mv. सो इस तरह मैंने पूरा वर्कआउट कर दिया. यस. सर मैं जाऊँ, मेरे को भी पेपर देना है. आओ जो मैं देख रहा हूं राउंड 2 का 43. स्टे विथ मी, couple of numericals more to go. Round 2 का 43. What does it say? Let's find out. How much time do we have left? I think yeah, we got some time left. Okay, so round 2 ka 43. What does it say? It says electron in a hydrogen atom makes a transition from n equal to n1 to n equal to n2. Okay, the time period, time period की बात हो रही है. Electron in the initial state, so T1, ये initial state है T1, is 8 times that in the final state T2. Okay, the possible values of n1 and n2 are okay. अब टाइम पीरियड दिया गल्ला कर दे पे. टाइम पीरियड की बात, अब टाइम पीरियड की बात जो है उसको किसके साथ मैं इक्वेट करूं? टाइम पीरियड, डू आई हैव एनीथिंग रिलेटिंग टाइम पीरियड विथ orbital angular momentum, orbital number, principal quantum number? I think I have. Let me write that down in a note. Distance is speed into time. I'm just doodling. I know Kepler का third law इसमें valid होता है, but I just need to prove this. Rn is what? 0.53 angstrom. 0.53 angstrom into n square. Rn proportional to n square, and Vn is Z e square over 2 pi epsilon 0 Hn. So this was 2.2 into 10 raised to 6 by n. ये n ऊपर चढ़ गया. So this whole thing upon 2.2 into 10 raised to 6. N into n square is n cube. Wow. And this whole thing is bloody constant. So T proportional to n cube. Wow. बरोबर है, सही जा रहे ले आपने, सही जा रहे ले बाप, एकदम चकाचक. तो गिवन T1 proportional to n1 cube and T2 proportional to n2 cube.
not actually Kepler's second law, but nonetheless. T1 by T2 is N1 by N2 the whole cube. Now they have told me T1 is 8 T2. I think मुझे N1 और N2 की वैल्यूज धड़ाके में आ जाएगी. So मैं रूट मार दूं, क्यूब रूट, तो N1 by N2 is what? 2 का 8 का क्यूब रूट क्या है? 2. So N1 is twice N2. तो अगर मेरे को कोई ऑप्शन मिले जिसमें N1 is equal to twice N2, I think अगर मैं N2 को 1 लूं एंड N1 को 4 लूं, will it work out? So if N2 equal to 1, then N1 equal to 2. Check this out. क्या ये आंसर है? N1 is equal to 1, N2 is equal to 1 and N1 is equal to 2. Is that agreeable? Yes, बिल्कुल agreeable है. ऑप्शन आ रहा है. मैं देखने जा रहा हूं राउंड 2 का 104. ओके, राउंड 2 का 104 आ रहा है. What does it say? A diatomic molecule has moment of inertia I. ओहो, moment of inertia की बात चली है. Moment of inertia is I. By Bohr's quantization condition, its rotational kinetic energy in the nth level is. ओह, kinetic energy rotational चाहिए आपको. ओके, in the nth level. ओके, इसका मतलब यहां पे आपको एंगुलर मोमेंटम लगाना पड़ेगा. नाउ एंगुलर मॉम, I hope you remember L is NH by 2 pi. Also, you will have to equate L is equal to I omega. इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा. तो I omega is NH by 2 pi, which gives me omega is NH by 2 pi I. And क्यों ये कर रहा हूं? Because rotational kinetic energy everybody knows. Half I omega square. I hope you remember. So half I और ओमेगा की जगह NH by 2 pi I the whole square. So what are we getting? Opening brackets n square h square by 4 pi square I square. एक I कटने वाला है. And as a result, what are you left with? Rotational KE is n square h square upon 4 to the 8 pi square I. Check it. Is this an agreeable option? N square h square by 8 pi square I. Yes, very much. And इसके साथ ही I think round 2 का 105 करूंगा मैं. Maybe on the same frequency. Let's see. It is found that excitation frequency from ground to the first excited state of rotation for CO molecule. Excitation frequency. Okay. Nu1 कहो इसको. Is 4 by pi into 10 raised to 11 hertz. Okay. Then the moment of inertia of the CO molecule about its center of mass is close to. Moment of inertia चाहिए. और दूसरा क्या दिया? H दिया. H is 2 pi into 10 raised to minus 34 joule second. अच्छा भाई, ये एक्साइटेशन की फ्रीक्वेंसी है. एक्साइटेशन की फ्रीक्वेंसी. एंड एक्साइटेशन किसका? ये CO मॉलिक्यूल का है ना. एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ग्राउंड टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ रोटेशन. अब एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ कैसे ले आऊं? क्या एंगुलर मोमेंटम को मैच करूं या एनर्जी के साथ किसी और को मैच करूं? ये काइनेटिक एनर्जी जो मिली मेरे को, क्या मैं इसके साथ इसको n square h square by 8 pi square के साथ इसको इक्वेट कर सकता हूं? ओके, सो nu1 इज गिवन. दे नीड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब इस न्यूमेरिकल का अपने को यूज करना है. तो काइनेटिक एनर्जी 1 हमको यहां से मिला है. काइनेटिक एनर्जी 1 is n1 square h square by 8 pi square I, and kinetic energy 2 will be n2 square h square by 8 pi square into I. तो change in kinetic energy, ये जो nu1 मिला है
दैट इज इक्वल टू एच नू. सो मैं एच नू इज इक्वल टू, मैं बाकी सब कुछ बाहर ले रहा हूं, एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर आई ब्रैकेट में n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर. अब अपने को बोला है कि ये फर्स्ट से ग्राउंड में आते हुए हुआ है. सो n1 is 2, n2 is 1. This is the first excited state, this is the ground state. So h काट सकते हैं ना, ये काटो, तो nu is h over 8 pi square I and this is 2 square minus 1 square. n1 को 2 लिया है, n2 को 1 लिया. 2 square is 4 minus 1, that is 3. I think काफी मैटर क्लोज हो गया. यहां पे I को यहां ले लेता हूं मैं. एंड नाउ दिस इज एज सिंपल एज पुटिंग वैल्यूज. चलो 3 इंटू एच की वैल्यू क्या दी है, 2 पाई 10 to minus 34 ओवर 8 पाई स्क्वायर एंड नू इज व्हाट, नू 4 बाई पाई. तो 1 पाई यहां कट हुआ, 1 पाई यहां कट हुआ. सो 3 2s are 6 and 8 4s are 32. Minus 34 minus 11 is minus 45. 6 by 32, you can write it as 60 by 32. Let us write into 10 raised to minus 46. So 60 by 32 into 10 raised to minus 46. 32 ones are 32. और कितना बचा, 28. So 280. I think 6 या 7, 1.7 1.8 के आसपास होना चाहिए. चेक इट प्लीज. करीबन चेक कीजिए. बराबर है ना. 1.8 1.9 भी चले, 1.9 ज्यादा सही रहेगा. सो 1.9 into 10 raised to minus 46 kg meter square. I think this is where atoms ends and in the next lecture I think nucleus शुरू किया जाएगा. So till that time you do all this. ये एक्सरेज वगैरह के आइडिया को आप अच्छी तरह घुमाएं एंड कोई भी दिक्कत हो tell me. All right, till that time, goodbye, stay safe, bye.